सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हमसाया मुल्क भारत में कोरोना बेकाबू हो गया है। जुम्मे को मुसलसल दूसरे दिन भी 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए और 2263 हलाकतें, जिसके बाद भारत में मजमूई केसेस की तादाद 1,60,00,000 से ज्यादा और हलाकतों की तादाद 1,86,920 हो गई। हालात यह है कि सड़कों पर, खेतों में लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में शमशान घाट तक जगह ही नहीं बची। भारतीय इस क़यामत सुगरा का जिम्मेदार मोदी को करार दे रहे हैं, जिसने दुनिया को वैक्सीन बेच दी लेकिन अपनों को महरूम रखा। दूसरा, हिफाजती इक़दामात की बजाय मोदी की तवज्जो इंतखाबी मुहिम पर रही। इसीलिए पूरे भारत में मोदी सरकार की खुद गर्जी और नाअहली पर थू थू हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में ये हालात नहीं, लेकिन खतरा यहां भी बहुत ज्यादा है। तिबी माहिरीन लॉकडाउन के हक में है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ यही है कि इससे मजदूर तबका पिस कर रह जाएगा। लेकिन अहम खबर यह है कि हुकूमत ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने के लिए फौज की मदद लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन इन सब बातों से बेनियाज सियासत में मस्त माहौल चल रहा है। वही बयानबाजियां और इल्जाम तराशियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऑपोजिशन के मद्दे मुकाबिल है और हुकूमती पार्टी तहरीके इंसाफ के अंदर भी एक मुकाबला चल रहा है। तब्दीली के सुनामी को जहांगीर तरीन नामी सुनामी का सामना है। क्या अरकान पार्लियामेंट, क्या वजीर मुशीर, सब तरीन के गुण गाते दिखाई देते हैं। समझ ये नहीं आ रही कि पार्टी वजीर आजम की तरफ है या जहांगीर तरीन की तरफ। आज गवर्नर पंजाब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात करके यकीन दहानी करा दी कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। इस यकीन दहानी का एहतसाब पर क्या असर होगा, यह अहम सवाल है। ऑपोजिशन की बात करें तो शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद इसकी सियासत भी नए मरहले में दाखिल हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत अंगड़ाई लेकर बेदार हुई है और उन्होंने ईद के बाद लॉन्ग मार्च की देग फिर चूल्हे चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन तब्दीली ये आई है कि इस बार उन्होंने शहबाज शरीफ से उम्मीदें जोड़ दी हैं। पीपल्स पार्टी की नजरें भी शहबाज शरीफ पर लगी हैं। आज फिरदौस आशिक कवान साहिबा भी ये दावा कर रही थी कि अब शीन की सियासत होगी, नून माजी का किस्सा बन जाएगी। देखना यह है कि अब शहबाज किसके साथ परवाज करते हैं। सेनेट की बात करें, नून लीग को वहां भी मुश्किल का सामना है। कायमा कमेटियों की सरबराही पर इसे नजरअंदाज करके पीपल्स पार्टी से तहरीके इंसाफ से राबता कर लिया है। ऑपोजिशन के आपसी इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे या नहीं, ईद उल फितर के बाद का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, एक तरफ वबा खतरनाक सूरत इख्तियार कर रही है और 26 तारीख को 4 बजे PDM का इजलास है, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP को नहीं बुलाया गया और ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं। उसामा साहब, बात यह है कि यही लॉन्ग मार्च की पहले भी एक पूरी एक ड्रामा चला, इसी हवाले से इस्तीफ़ों का एक पूरा ड्रामा चला, फिर लॉन्ग मार्च के बाद धरने का एक ड्रामा चला। तो किश्तवाड़ एक ड्रामा चला, तकरीबन आलमोस्ट 8-9 महीने तक ये कहानी सुनाएगी अवाम को, और उसके बाद इस्तीफ़ों वाला मामला भी ख़त्म, लॉन्ग मार्च का भी ख़त्म और धरनों का भी ख़त्म। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हुकूमत और किस तरह से आपस में पीपल्स पार्टी मिल रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने जो सेनेट के अंदर कमेटियाँ हैं उसके हवाले से बातचीत शुरू कर दी है और उसमें नून लीग जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर मुतरक हो गए हैं, 26 अप्रैल को उन्होंने इजलास तलब किया है और उस इजलास के अंदर जिस तरह आपने बताया कि पीपल्स पार्टी और ANP जो है उनको नहीं मदऊ किया गया। तो अब मामला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी या ANP उस इत्तेहाद में उनको नहीं शामिल किया जाता तो ये तो फिर नून लीग और JUIF ही दो ही जमातें पीछे मेन तो रह जाएंगी। JUIF के चंद लोग हैं और नून लीग एक बड़ी जमात है। तो क्या नून लीग जो अकेली जमात है वो किस हद तक ये सारे मामला जो है हुकूमत को गिराने में किस तरह कामयाब हो सकती है। अब एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने छेड़ बना ली है, वो कहते हैं आए ज़रा पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान लाएँ। नून लीग को जब कहते हैं तो नून लीग आगे से आए बादशाह करना शुरू कर देते हैं।
फिर वो कहते हैं आए स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आते हैं कौमी असम्बली में, आप स्टार्ट कर लें, वहाँ से ये भाग जाते हैं। तो मामला ये है कि ये जो अभी मौलाना साहब हैं या अब वो कह रहे हैं कि नून लीग की नहीं शीन लीग की चलेगी, तो मैंने तो कल ही आपको बताया था कि अब मामला जो भी हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने आगे चलाने हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने भाई के बयानी के साथ चलेंगे तो वो अपनी सियासत भी खतरे में डालेंगे, तो या ये है कि वो इंडिपेंडेंट एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे नून लीग को बचाने के लिए, एक पार्टी को बचाने के लिए, और वो बयानियाँ जो है उस पर रास्ता इख्तियार करेंगे या उस बयानिए को अडॉप्ट करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में है, जो मुल्क और कौम जो है और आवाम जो है उसके हक़ में वो बयानियाँ, जो किसी मुल्क दुश्मन जो कूतों के जो स्क्रिप्ट है या अल्लाहकार के तौर पर अगर वही जो बयानियाँ जो स्क्रिप्ट है जो अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो उनका अपना जो मुस्तकबिल है वो भी ख़तरे में है। तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ी समझदार है, बहुत उनको पता है सारे मामलात का, तो लिहाजा वो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं। पहले भी आपको पता है कि उनके चोरी छपे मुलाकातें भी होती थी, जब इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त भी, और इक़्तिदार में जब थे उस वक्त भी भाई साहब की नाराज़गियाँ होती थी, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता था। वो DGIS हो, वो आर्मी चीफ हो या इस तरह दीगर इदारे जो हैं उनके साथ एक उनका मसालाना रवैया हमेशा रहा है। लेकिन अब दो उनके पास इम्तिहान है, या तो वो अपने भाई के साथ रहेंगे या उनको खुलकर जो है इसमें अलम बगावत करना पड़ेगा। अब हमेशा पहले तो यही होता था कि शहबाज शरीफ साहब आखिरी वक्त में अल्टीमेटली जो है वो भाई की तरफ चले जाते थे, और इस वजह से हर दफ़ा वो कहते थे मेरे वज़ीर आज़म का चांस जो है मिस हो गया, तो मिस उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से किया। अब ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिपेंडेंटली अगर अपनी वो सियासत या अपनी सर्वाइवल चाहते हैं, वो एक टोडी के तौर पर काम नहीं करना चाहते, वो खुद से अपने आप को मनवाना चाहते हैं एक लीडर के तौर पर, एक पार्टी हेड के तौर पर, एक डमी के तौर पर नहीं, तो फिर तो उनकी सर्वाइवल हो सकती है, आने वाले इलेक्शन में हो सकती है, उससे पहले भी कुछ ना कुछ जो सूरत हाल है उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है, और इसी के ऊपर बाकी ये जो लॉन्ग मार्च, धरना शरना, ये सारी ऐसी ड्रामेबाजी है, इसमें अब कोई बात ही नहीं है। ये तो इसके ऊपर बात करना भी मैं समझता हूँ टाइम ज़ाया करने वाली बात। अच्छा, लेकिन देखिए अब तो हो ही रहा है कि फजलुर रहमान साहब भी राबता कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से होगा, पीपल्स पार्टी भी चाहती है शहबाज शरीफ से। एक तो मरियम का क्या बनेगा, बाबर डोगर साहब, और साथ ये कि पहले तो मरियम साहब ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात थी, यूसुफ रजा गिलानी कह देते, नून लीग कह रही थी हमें कह देते, हम ऑपोजिशनल लीडर बनवा देते इनको। लेकिन अब सेनेट में कायमा कमेटियों पर इतनी ज़्यादा लड़ाई और इतने तहफ़्फ़ुज़ात कि जी ये हमें अलग से दी जाएँ, हालांकि वो कमेटियों में बहस ही होनी होती है किसी कानून पर, तो कहने जी 27 रुकनी हम ग्रुप है ये PDM का जो बाकी रह गई है, इसको नज़रअंदाज किया तो हम बड़ा भरपूर इस पर आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे। देखिए उसामा साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अपोजिशन एक तो अपोजिशन लीडर तो चले ठीक है, यूसुफ गिलानी बन गए, लेकिन हर एक पार्लिमानी लीडर होता है हर एक ग्रुप का, हर एक पार्टी का, और हर पार्टी की जो भी आप कमेटीज बनाते हैं उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है। ये क्लियर कर लें, पंजाब असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पर ये नहीं है कि अगर पार्टी के पास 29 मेंबर है और पार्टी का अपोजिशन लीडर बन गया, नून लीग के पास 27 मेंबर है, तो नून लीग को किसी पार्टी में नुमाइंदगी अपोजिशन लेने नहीं देगी, सारे पार्टी के चले जाएंगे। अपोजिशन का मतलब खाली पीपल्स पार्टी नहीं है, अपोजिशन का मतलब ये है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत मुखालिफ हैं, जो हुकूमत के मुखालिफ हुकूमती बेंचों पर नहीं बैठ रही, जो अपोजिशन बेंचों पर बैठ रही हैं, वो अपोजिशन की पार्टी हैं, और जो भी पार्लिमानी कमेटियां बनेंगी उसमें प्रोपोर्शनली हर पार्टी का हिस्सा बनता है। और अगर पार्टी और PTI ने मिलकर सारी कमेटियां बना ली हैं तो ये गलत है। ये जो है एक नॉर्म चली आ रही है, जो रवायत चली आ रही है, उसके ख़िलाफ़ है। अपोजिशन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है कि वो किसी न किसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर हो, उसका बंदा।
अगर उनको नहीं बनाया गया तो ये फिर उनके साथ ज्यादती की जा रही है, फिर हुकूमत और पार्टी मिलकर बदमाशी कर रहे हैं। ये तो एक चीज़ क्लियर है, ये नहीं हो सकता। चाहे पंजाब असम्बली में अगर पीपल पार्टी के 7 मेंबर हैं तो वो 7 मेंबर भी किसी ना किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो एक पार्टी, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। उन्होंने हर कमेटी में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देना है। ये नहीं हो सकता कि किसी एक कमेटी बनी है और उसमें हुकूमती मेंबर भी होंगे, उसमें अपोजिशन भी होंगे, प्रोपोर्शनली अपनी तादाद के हवाले से ये रवायत चल रही है। अगर इसको तोड़ा गया है तो गलत किया गया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब अब ये पीडीएम को दोबारा जोड़ सकेंगे, या ये जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है फजलुर रहमान साहब की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे, या मरियम ही है जो चीज़ों को उस तरह लेकर चल सकती है जिस तरह फजलुर रहमान चाहते हैं? उसामा साहब, मरियम का चैप्टर क्लोज, बंद हो चुका है। मरियम अब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। तो बीइंग प्रेसिडेंट PMLN और अपोजिशन लीडर के उन पे उनकी जिम्मेदारियां हैं जो अपनी वो अदा करेंगे। एक चीज़ बड़ी अहम है, शहबाज शरीफ का एक अपना बयानी है, वो अपने बयानिए को फॉलो करेंगे, ना वो मरियम के बयानिए को फॉलो करेंगे, वो नवाज शरीफ के बयानिए को फॉलो करेंगे। उनका बयानिया ये है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। आपको पता है कि जब वो जेल में थे तो उनके बहुत सारे लोगों के साथ रब्ते हुए, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रब्ते हैं, उनके अपोजिशन के साथ भी रब्ते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ अकेले रह के खेलना पसंद करते हैं। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म, मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलना या फिर पार्टी के साथ चलना, वो उस तरह पॉलिटिकल जिस तरह का पॉलिटिकल जहन नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का उस तरह से पॉलिटिकल जहन नहीं है। वो ब्यूरोक्रेटिक किस्म के पॉलिटिशियन है, तो उनका ये मिजाज ही नहीं है, उनका ये मिजाज ही नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, इन सबको साथ लेके चलें, उनको भी अकोमोडेट करें, उनको भी करें, उनकी भी सुने। अच्छा, वो उनको पता है कि उनको अपना जो रास्ता है वो नजर आ रहा है। वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ PMLN के ताल्लुकात अच्छे हों। PMLN जिस मुश्किल से गुजर रही है, इस मुश्किल से वो इसको निकालें। तो इस मुश्किल से निकालने के लिए वो कभी ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे जिससे मामला मजीद बिखरें या खराब हो। वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में नहीं खेलेंगे। ठीक, वो तो बाबर साहब, शहबाज शरीफ साहब की तो हमेशा से यही सोच रही है, यही कोशिश रही है, लेकिन वो फिर उनके बड़े भाई जो इनकलाबी हो जाते हैं अचानक। अब इनकलाब तो तहरीक इंसाफ ने भी लाना था, लेकिन वो ब्रेक लग जाती है तब्दीली को, इनकलाब को। और इमरान खान साहब कहते हैं कि वो उस तरह का खूनी इनकलाब तो हम ला नहीं सकते, जमहूरी इनकलाब ही है, उसमें टाइम लगता है। और टाइम इसलिए भी लग रहा है कि जब जहांगीर तरीन साहब की अगर बात करें, वो कहते जी मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। फिर जब माफिया के अंदर अपने लोग नज़र आ जाएं, जहांगीर तरीन साहब नज़र आ जाएं, तो फिर ये होता है कि मुलाकातों की ज़रूरत पड़ जाती है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात हो गई है और उसमें जहांगीर तरीन साहब के हामियों से जो मुलाकात हुई है गवर्नर की, उसमें यकीन दहानी उन्होंने करवा दिया कि जी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। मगर असद खरल साहब अब इस्लामाबाद में है जहांगीर तरीन साहब, आपको लग रहा है कि जहांगीर तरीन ने कहा जी अनकरीब मुलाकात होगी, और वो आपने पहले ही कह दिया था, वो डिनर भी मुलतवी उन्होंने कर दिया अपने ग्रुप का, तो अब ये मुलाकात होने वाली है इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन की? बिल्कुल होने वाली है जी। और इस हवाले से दो जो मुलाकातें हैं, ये समझे कि प्री मीटिंग, वो कमेटी तो जो फॉर्मल अनाउंस होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन इसको आप कमेटियाँ ही समझ लें। ये दो हुकूमती कमेटियाँ थी, एक वज़ीर आला पंजाब और एक गवर्नर पंजाब। उन दो हुकूमती कमेटियों से जहांगीर तरीन साहब के हामी लोगों की मुलाकात हो चुकी है। जिस तरह आपने देखा कि जो सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल साहब जो है, उनकी मुलाकात हुई बुज़दार साहब से, और बुज़दार साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि जनाब जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान साहब से सुलह और मुलाकात के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वह अहम किरदार अदा करें। अभी आपने बताया कि चौधरी सरवर जो है, वो भी जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर पंजाब उनको बनाया हुआ है और पार्टी में भी उनके पास एक जिम्मेदारियाँ हैं। तो गवर्नर चौधरी सरवर साहब के साथ जो सूबाई वज़रा अजमल चीमा और ख्याल अहमद कासरो समेत जो राजा रियाज भी उसमें हैं, इनकी जो मुलाकात हुई है उसमें भी चौधरी सरवर ने भी उनको यही यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर आज़म से जल्द ही जहांगीर तरीन जो है उनकी मुलाकात होगी और इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करेंगे।
तो मेरा ख्याल है कि ये जो वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब की जो प्री मीटिंग्स हैं, उसके बाद अब ये जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान साहब से किसी वक्त भी मुलाकात हो सकती है। अभी आपने कहा कि इस्लामाबाद में है, तो शायद आज ही मुलाकात हो जाए या आज कल में मुलाकात मुतवक्को है। अब मुलाकात वो किस माहौल में होती है, वो मुलाकात खुफिया रखी जाती है, वो मुलाकात जो है पब्लिक की जाती है, या कि उस मुलाकात को बाद में पब्लिक किया जाएगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। ना उसका वेन्यू डिसाइड हुआ, ना टाइम, लेकिन ये है कि किसी वक्त भी मुलाकात मुतवक्को है। और ये मुलाकात, फिर मैंने कहा कि एक मुलाकात तो हो सकती है जहांगीर तरीन साहब के हामियों से, लेकिन एक मुलाकात जो इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन की 1-on-1 मुलाकात है, और वही एक बड़ी अहम मुलाकात होगी। उसके बाद आप बहुत सारी आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी, और उस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की जो कुर्बतें हैं वो पहले से ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ना कोई तहजीह है, ये वो खबरें हैं जो कि जिस तरह से भी समझ लें कि मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है एक मुसद्दका ज़राए से कि ये चीज़ें अब आगे होने जा रही हैं। अच्छा जी, तो बाबर डोगर साहब, ये तो बड़ी अजीब बात नहीं होगी कि पहले से भी ज़्यादा कुर्बतें हो जाएंगी, तो केसेस का क्या होगा? उसामा साहब, केसेस का क्या होना है? केस कुछ भी नहीं होगा। पहले जो इतने सारे केसेस हुए हैं उनका क्या हुआ है, उनसे क्या निकल आया? आप ये कह रहे हैं कि जी, आप बार बार कह रहे हैं कि जी खान साहब जो हैं वो बिल्कुल रुथलेस एहतसाब कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर रहे हैं, और पता नहीं जहांगीर तीन को छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे बताएं कौन सा रुथलेस एहतसाब हो रहा है? अभी पंजाब गवर्नर के खिलाफ, पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनके खिलाफ नैब ने घिरा तंग करना शुरू कर दिया है। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जिसको FIA ने बड़ा प्रोटोकॉल दे के फारिग किया था कि जी आप घर जाएं, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, बच्चे हैं, आप जाके दूध दही पिएं और खेलें कूदें, वही चीफ मिनिस्टर जो है उनको अब नैब ने बुला लिया। मेरा मतलब है कि चीफ मिनिस्टर पे जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये शुगर मिल मालकान को सब्सिडी दी। अब चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि जनाब इस पे तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग ने ये सारा एजेंडा अप्रूव किया, मेरा तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है। लेकिन जो नैब के पास दस्तावेज़ात आई हैं, जिसमें उन्होंने 3 मिनिस्टर्स को भी बुला लिया है, जिसमें मोहसिन लगारी हैं, जिसमें असलम इकबाल हैं, जिसमें समीउल्लाह चौधरी हैं, इन तीनों को बुलाया है। इसके अलावा 3 ब्यूरोक्रेट्स को भी बुला लिया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी को उसमें बुला लिया, शौकत अली जो सेक्रेटरी फूड थे उस वक्त उनको बुला लिया, और एक शाह साहब हैं जो कि केन कमिश्नर थे उनको बुला लिया, वलायत अली शाह साहब। अब मसला ये है कि जो मीटिंग मिनट्स निकले हैं 6 दिसंबर 2018 को चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग चेयर करते हैं, उसके मीटिंग मिनट्स आ चुके हैं मार्केट में। उस मीटिंग में सेक्रेटरी फूड उस मीटिंग को बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने शुगर मिल मालकान को एश्योरेंस दे दी है कि वो चीनी एक्सपोर्ट भी करें और उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि वो जो पैसे हैं वो गन्ने वालों को अदा कर सके, किसानों को अदा कर सके। किसानों को पैसे अदा करने के लिए उनको सब्सिडी भी दी जाएगी और उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी जाएगी। ना चीनी एक्सपोर्ट हुई, ना किसानों को पैसे मिले, और वो जो सब्सिडी थी वो सारी शुगर मिल मालकान 3 अरब रुपए की खा गए। उसके बाद इन्होंने एक सब कमेटी बनाई, उस सब कमेटी ने 17 तारीख को एक मीटिंग की। उस सब कमेटी ने अपने मीटिंग मिनट में लिखा कि जी 6 तारीख को CM ने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट दे दी है, तो लिहाजा जब उन्होंने कमिटमेंट दे दी है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कैबिनेट को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो सब्सिडी दे दे। उसकी रोशनी में कैबिनेट ने सब्सिडी दे दी और उनको चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ जो बार बार क्लियरली 10 तारीख 17 तारीख को आ रही है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर पहले ही कमिटमेंट कर चुके हुए थे, ये कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर पहले ही फैसला कर चुके हुए थे कि मैंने सब्सिडी भी देनी है और मैंने इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त भी देनी है। इसी बुनियाद पर अब नैब ने केन कमिश्नर से, फूड डिपार्टमेंट से सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुला लिया है, सारे रेलेवेंट मिनिस्टर को बुला लिया कि ये पता कर सकें
कि कैबिनेट की अप्रूवल से पहले क्या सीएम ने कैबिनेट को फोर्स किया, क्या उन्होंने जो जैली कमेटी बनाई उसको फोर्स किया कि जनाब ये करो, तो वो चीज जो है वो 6 दिसंबर की मीटिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है। वो तो उसामा साहब एस्टेब्लिश हो रही है कि जो कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम साहब ने अकेले ही अलोन उन्होंने कमिटमेंट कर ली, जो सेक्रेटरी फूड ने उनको बताया। अच्छा, जो आप समझे ना कि सेक्रेटरी फूड ने ये कहा कि सीएम साहब ने उनसे कमिटमेंट की इन 2 चीज़ों की कि एक आपको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी, दूसरी आपको सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। तो जब सीएम ने कैबिनेट की बगैर मीटिंग के अकेले ही उनसे एक डील डन कर ली, तो अल्टीमेटली तो प्रिंसिपल अक्यूज तो फिर सीएम बन रहे हैं, कैबिनेट तो फिर पपेट का रोल एक रह जाता है पीछे। अच्छा, मैं एक और खबर भी आपको यहाँ पे ब्रेक कर दूं। सीएम का जो शराब का लाइसेंस वाला केस था, होटल वाला, जिसमें उन्होंने वो नैब लाहौर में पेंडिंग है, वो केस पेंड नहीं हुआ। आज से 5 दिन पहले राहील सदीकी उस हवाले से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा आए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर जो साबका थे राहील सदीकी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड करवा दी है। अब किसी भी टाइम उस केस में भी सीएम को बुलाया जा सकता है, और इस केस में 5 अगस्त को मोहसिन लगारी को बुलाया गया है, 28 तारीख को शौकत अली और राहील सदीकी को बुलाया गया है, 5 तारीख को असलम इकबाल को बुलाया गया है, 5 अप्रैल को, और मुझे लग रहा है कि अगले महीने किसी भी टाइम नैब रावलपिंडी जो है वो सीएम को भी तलब कर लेगी। वो सिर्फ गवाहियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, और जब सीएम के खिलाफ खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया तो वो सीएम को किसी भी टाइम बुला सकते हैं। यानी एक नैब रावलपिंडी और एक नैब लाहौर, दो केस है। इमरान खान इनको मजाक करार दे चुके हैं कि ये तो ऐसे ये शराब का केस, ये दीगर केसेस बनाने तो एक मजाक की बात है। वो कहते हैं मैं ये चेक कर चुका हूं। मुझे ब्रेक लेनी है 10 सेकंड। मजाक जब उनको बुलाएंगे और बुलावा आएगा, नैब के पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, मजीद वो इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कच्चा काम किया जाए। जब पक्का काम हो जाएगा उसके बाद फिर इमरान खान साहब बचा। अच्छा खैल साहब, ये वो 6 दिसंबर की मीटिंग है जब नैब ने, जब एफआईए ने आज से 1 साल पहले सीएम से पूछा कि 6 दिसंबर की मीटिंग आपने चेयर की थी, यानी अब तो सीएम के भी गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सर ब्रेक का वक्त है, न्यूज अपडेट्स हैं, उसके बाद भारत की बात करेंगे, जहां एक तबाही का ऐसा मंजर है कि भारत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ऑक्सीजन मिल रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम कौन नहीं जानता, और उनके बेटे फैसल ईदी उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अब जिस तरह से भारत में सूरत हाल है, क़यामत का मंजर है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, शमशान घाट जो हैं उनमें जगह नहीं मिल रही। अब ये हुकूमत ने कह दिया है कि जो भी आखिरी रसूमात हैं वो खेतों में, सड़कों पर, कहीं भी खुली जगह पर कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पर जलाया जाता है जिस तरह से आखिरी रसूमात में, तो वो इस तरह से करें। ये हालात हो गए हैं। तो अब फैसल ईदी साहब ने ख़त लिखा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को, कि अगर वो इजाज़त दें नरेंद्र मोदी तो ईदी फाउंडेशन मदद करने को तैयार है। फैसल ईदी साहब हमारे साथ हैं। फैसल ईदी साहब बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन किस तरह से आप मदद कर पाएंगे, क्योंकि भारत में तो इस वक्त तबाही का मंजर है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो सूरत हाल मीडिया के ज़रिए हमें पता चलती है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है फैसल भाई, बोलिए। हाँ, मीडिया के ज़रिए जो हमें पता चल रही है वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, और इंतहाई अफसोस है हमें इस बात का कि वहाँ पे कोरोना ने जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो इसमें हमारी जो मदद है वो बहुत मामूली है, लेकिन हम इस तकलीफ़ में उनका साथ इसलिए देना चाहते हैं कि जो है वो हम उस्मानिंद हैं कि हम तमाशाई बन के ना देखें, और हम उनकी तकलीफ़ में हमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल ही। किस तरह से आप मदद फराम कर सकते हैं, उसकी तफसील बता सकते हैं? आपके लोग कुछ हद तक तो ट्रेंड हैं, लेकिन इस वबा में पाकिस्तान में भी आप काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन आपका प्लान क्या है? अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ठीक है आप आएँ हमारी मदद के लिए, तो किस तरह की मदद करेंगे आप?
हमने इनको 50 एम्बुलेंसेस लेके जाने की जो है वो बात की है, और हम हिंदुस्तान जहाँ पे भी जौन से भी शहर में एक या एक से ज़ायद शहरों में भी अगर ये हमें कहेंगे तो हम वहाँ पे जाके इनकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के उनके मरीज़ों की शिफ्टिंग है, उनकी डेड बॉडीज़ की शिफ्टिंग है, मैनेजमेंट है, जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी काम ये हमारे ज़िम्मे डालेंगे हम इनकी मदद करेंगे ताकि इस मुश्किल वक्त से वो जो है वो निकलने में हमारा साथ उनको मिल सके। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, जब आपने ख़त लिखा किस तरह से ख्याल आया आपको, ख़त तब पहुंच चुका है नरेंद्र मोदी तक, कुछ इस बारे में आपके इल्म में है? हाँ, मेरी इनके एक जॉइंट सेक्रेटरी मोदी साहब के जॉइंट सेक्रेटरी से सुबह बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ईमेल कर दें। उन्होंने ईमेल रिसीव कर ली है और देखते हैं, अभी तक इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने एम्बेसडर ऑफ इंडिया का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं उनको भी जो है वो ईमेल लेके उनको भी ईमेल कर दिए। पाकिस्तानी एम्बेसडर को भी जो है वो ख़त लिखा है इंडिया में, और पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस को भी जो है वो इतला लेटर लिखा है कि अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो इनसे भी बात की है कि हमें पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो हमारी फैसिलिटेट करे ताकि हम फ़ौरी बुनियादों पे वहाँ पे जाके इंसानी काम शुरू कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो यकीनन पाकिस्तान में भी ज़रूरत है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये ना हो कि आप भारत जाते हैं, वो कहते हैं हमारी मदद को आ जाएं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ना मुश्किलात का सामना हो। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, आप हर दफ़ा उनकी मदद करते हैं। नहीं, वो पाकिस्तान में तो हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, और इस वक्त पंजाब की भी सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, और सिंध से जो है वो ऑक्सीजन वहाँ पे जा रही है बड़े पैमाने पे, और अल्लाह वहाँ पे भी बेहतरी करे, आसानी करे। वहाँ पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, और खुदा ना और वैसे भी पाकिस्तान में हमारे पास 1800 के करीब एम्बुलेंसेस हैं। 50 अगर हम वहाँ पे भेज देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारा आना जाना लगा रहेगा। हम इंडिया से कहेंगे कि हमें मल्टीपल वीज़ा दें, ख़ासकर जो टीम हमारी जो ऊपर की टीम होगी 5-6 लोग, उनको मल्टीपल वीज़ा दें ताकि हम वहाँ भी जा सकें, यहाँ भी आ सकें, और मिल के मतलब दोनों तरफ हम ध्यान दे सकें, काम कर सकें। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह आपने अभी ऑक्सीजन की बात की है, क्या ऑक्सीजन भी आप इस तरह का भी इरादा रखते हैं कि ऑक्सीजन में जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं भारत के अंदर, वो ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से भी भारत की कोई मदद कर सकेंगे? नहीं, ऑक्सीजन में तो हम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन की थोड़ी सी ही मिकदार होगी जो कि वहाँ पे हमें फिर अब जो है वो अब फिल करनी पड़ेगी, वहीं से लेनी पड़ेगी लोकल ज़राए से। ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होगी, और अब बस जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं हम आपस में पूल करके एक दूसरे की मदद करें, और लोग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ में अगर कमी वाक़ हो सकती है हमारी मदद से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंसान होने का जो है मतलब यही वक्त है कि हम बता सकें कि हम इंसान हैं। फैसल साहब, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि हम इंसानियत के नाते हम भारत में वो लोग जो कोरोना से अफेक्टेड हैं उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। अब मोदी पे एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मोदी के पास, इंडिया के पास वाफर वैक्सीन थी, लेकिन उन्होंने इधर उधर सारी वैक्सीन बांट दी, और जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो पाकिस्तान में, पंजाब में भी कोरोना है, KPK में भी कोरोना है, और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो क्या आपके समझते हैं कि आपके पास इतने एडिशनल रिसोर्सेज हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे भी काम आ जाए और इंडिया में जो लोग हैं उनके भी काम आ जाएं? बिल्कुल, हम पाकिस्तान में हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और हम ये जो है वो बिल्कुल हम ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे भी तैयार हैं पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पे काम करने के लिए। अल्लाह करे यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ना बने, लेकिन मुश्किल वक्त में अगर वो इंडिया जो है वो हम अपने मदद कर देंगे। हमारी 50 गाड़ियाँ 1800 गाड़ियों में से निकल जाती हैं, तो इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। और यकीनन आपने जैसे कहा कि पंजाब और सरहद की जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है, और ये भी हमारे जहन में है, और हमने अपनी जो है वो तैयारियां रखी हुई हैं। अल्लाह ना करे वर्स्ट भी होती है पाकिस्तान में सिचुएशन, तो उसके लिए हम पहली वेव के अंदर हमने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, हम सेकेंड वेव में उससे बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें। अच्छा फैसल साहब, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ वाफिर हैं और हम वहाँ पर इंडिया में जो लोग अफेक्टेड हैं उनको दे सकते हैं? बस मास्क या किस किस्म की वो चीज़ें हैं जो कोरोना में उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और जो हम इस पोजीशन में है कि हम उनकी मदद कर सकें?
देखिए, हम दोनों मुल्क ही जो है वो गरीब मुल्क हैं। हम एक दूसरे के रिसोर्सेज पूल करके एक दूसरे की मदद ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी चीज़ें शॉर्ट हैं, वहाँ पे भी चीज़ें शॉर्ट हैं, और दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। और इस मुश्किल की घड़ी में हम गरीब मुल्क एक दूसरे का अगर साथ दें तो ही हम एक दूसरे के बेहतर आ सकते हैं। दुनिया के अमीर ममालिक ने तो पूरी दुनिया की वैक्सीन ख़रीद ली और अपने लोगों को लगा लिया। दुनिया की जो 90% या 80% थर्ड वर्ल्ड की जो आबादी है वो बग़ैर वैक्सीन की आज पड़ी हुई है और इतनी मुश्किल के अंदर है और थर्ड वेव का जो है वो सामना कर रही है। तो हम गरीब मुल्कों को मिल के ही आपस में अब स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि हम इस मुश्किल वबा से जो है वो उसका मुकाबला कर सकें और उससे निकल सकें। और एक दूसरे के छोटे मोटे जो रिसोर्सेज हैं उनको पूल करके एक दूसरे की मदद करने से ही हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। अच्छा फैसल साहब, ये जो आप खुद हुकूमत भी की इससे जानिब मुतासिर से हुए। SOPs का रोज जी। नया ऐलान होता है, क्या आप मुतमिन हैं जो SOPs हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या कोरोना की जो हिफाजती इक़दाम है उस हवाले से वो अमल दरामद उस पर हो रहा है? पाकिस्तान में लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं और उनको इंडिया की सूरत हाल से जो है वो सबक सीखना चाहिए और इनको बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। ये मामूली चीज़ नहीं है, इसका जो वायरस है ये म्यूटेंट होता है, ये अपनी शक्ल बदलता है और ज़्यादा हर आने वाले वक्त में जो है वो अपनी शक्ल बदल के ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके अंदर ये सलाहियत है, तो इन लोगों को इसका वाहिद ज़रिया है कि SOP पे अमल करें, समाजी फ़ासला रखें, मास्क हर वक्त लगाएं और हाथ लोगों से ना मिलाएं, क्योंकि हाथ मिलाने से जो है ये वायरस फैलता है। तो बराए करम हाथ लोगों से आपस में हम ना मिलाएं, क्योंकि मास्क लगा के हम रखते हैं और सबसे हाथ मिला रहे होते हैं, तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे जो है वो चांसेस तो कम है लेकिन लग सकता है। और आप किस तरह से एहतियात करते हैं, क्योंकि आप खुद इस वबा से मुतासर हो चुके, आपका अमला ज़ाहिर अब लोगों में जाता है, लोगों की मदद करता है, तदफीन के मराहल में भी आगे आगे होता है, जो लोग इस वबा से जहाँ बाक होते हैं उनके लिए भी। तो किस तरह से इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं? देखिए, हमारे पास किट्स हैं, PPEs वगैरह हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी मरीज़ को हैंडल कर रहे हों, और फिर उसको डीसैनिटाइज़ करते हैं। उसको जो है वो जब कंटामिनेट हो जाती है तो डीकंटामिनेट करके उसको फिर रीयूज़ करते हैं, और तरीका हमारे पास है और उसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए पाकिस्तान में, इंडिया में जो है वो वही काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पर बहुत बड़े इनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारी फ़्लीट छोटी होगी, लोग कम होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके लोगों की जो है वो हमारा जज्बा और अज़म होगा, उन लोगों के साथ 24 घंटे मिल के काम करेंगे और उन लोगों की तकलीफ़ हम दूर करने में उनका साथ ज़रूर देंगे। सरबराह ईदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आप इंसानियत की खिदमत जिस तरह आपके वालिद किया करते थे उसी तरह उस मिशन को आप आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से वज़ीर आज़म ने फ़ौज की मदद तलब कर ली। अब पता चला। अब पता चला। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारत की सूरत हाल है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, ये पहले भी देखा गया था। जब पहली वेव आई थी, पहली लहर आई थी वबा की, तो उस वक्त भी भारत में पहले सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी और फिर उसके कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है उतने बुरे हालात तो कभी नहीं हुए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी ना हो, लेकिन एहतियात शर्त है। हमें जाहिर है इस बारे में सोचना है। अब इमरान खान साहब भी इस खत को लगता है भांप रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज की मदद चाहिए, फ़ौज की मदद तलब कर ली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और वजह यह है कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा, शायद पुलिस उस तरह से अमल नहीं करवा पा रही, कम है लोग, पुलिस के एहलकार इतने ज़्यादा नहीं है कि लोगों को सख्ती करके अमल दरामद करवाया जा सके। अब बाबर डोगर साहब, टाइगर फोर्स भी एक बनी थी, उसका क्या हुआ? आज वो काम नहीं आ सकती? उसके तो कामों में ये चीज़ शामिल थी, छापे वगैरह तो थे, लेकिन साथ असल तो बात ये थी। उसामा साहब, टाइगर फोर्स हो या कोई भी प्राइवेट फोर्स हो, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। अवेयरनेस तो फैला सकती है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मास्क पहने, और अगर कोई नहीं पहनता तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये तो नहीं हो सकता कि टाइगर फोर्स के दो बंदे किसी को कहते हैं मास्क पहनो, वो कहता है मैं नहीं पहनता, तो उसको पकड़ के वहाँ पर मारना शुरू कर दें। तो ये तो किसी प्राइवेट एंटिटी जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकती।
ये काम कानून नाफिज करने वाले अदारे ही कर सकते हैं। ये काम पुलिस कर सकती है, ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है और ये काम फ़ौज कर सकती है। मेरा तो ख्याल ये था कि पुलिस के ज़रिए से ही ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये पुलिस किस मकसद के लिए रखी गई है। मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका कि हम पुलिस को इतने पैसे क्यों देते हैं। ये इतनी बड़ी, जिसको 90 अरब रुपया पंजाब का बजट है, ये हमने किस मकसद के लिए रखी हुई है। कोई मॉब इकट्ठा हो जाए, उसको हटाने जाए तो 800 पुलिस वाले अपनी हड्डियां तोड़वा बैठते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। ना इनको मॉब हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, ना इनको ये पता है कि मॉब की साइकी क्या होती है, ना ये दुकानें बंद करवा सकते हैं। इनको पैसे दे दुकानें चाहे कोरोना में खुली रखें, ना इन मास्क ये लोगों को पहनवा सकते हैं। ये सिर्फ क्या मेरा मतलब है कि लोगों की जेबों से पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे हुए कि नया कानून बने कोई और ये लोगों की जेबें खाली करनी शुरू कर दें। किस जगह, हालांकि ये फ़ौज का काम नहीं है, सारी दुनिया में ये काम पुलिस कर रही है, सारी दुनिया में ये काम पुलिस कर रही है। आप यूरोप में देख लें, वहाँ पर कोई शहरी बाहर निकले बगैर मास्क के तो पुलिस वाले फौरी तौर पर उसको वार्निंग देते हैं, वार्निंग रजिस्टर होती है और अगर वो दोबारा मास्क ना पहने तो फिर उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर पुलिस जो है वो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना, पहले तो वो उसको कहते ही कुछ नहीं है, बॉदर ही नहीं कहते कहना, और अगर कह भी दें तो वो आप पैसे उनको दें और जहाँ मर्जी फिरते रहें। पिछली दफ़ा भी ये हुआ, गवर्नमेंट ने मार्केटें बंद की और पुलिस वालों ने पैसे खोल के मार्केटों के अंदर दुकानें खुलवानी शुरू कर दी कि जी आज जो पैसे देगा वो चाहे सारा दिन दुकानदारी करे। तो समझ साहब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हमें फ़ौज को बुलाना पड़ता है, फ़ौज पे इंतज़ार करना पड़ता है। फ़ौज हमारी है लेकिन उनकी जो ड्यूटी है उनको वो ड्यूटी करनी चाहिए। पुलिस के अंदर इस्लाहात लेके आनी चाहिए। इस पुलिस को किसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि वो मॉब को कंट्रोल किस तरह करना है। ये पुलिस वाले ना इनसे काम होता है, ना इनकी कोई एफिशिएंसी है। इनके जिस्म देख लें, इनके यूनिफॉर्म देख लें, ये तो लगते नहीं है कि कोई डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। तो और फिर मुझे तो ये लग रहा है कि पंजाब में तो शायद कोई आईजी नाम की चीज़ ही नहीं है, पंजाब में कोई चेन ऑफ कमांड ही नहीं है। मेरा मतलब इतना बड़े धरने हुए, वहाँ पर आईजी पंजाब ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की कि भाई मॉब है, वो बड़ा गुस्से में है, लोग रैश है तो तुम उसके करीब ना जाओ। आप सोचें कि दुनिया की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि 800 पुलिस वाला जो है उसको मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ दी हों। ये दुनिया में कभी हुआ है? ये सारी दुनिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। WTO के प्रोटेस्ट देख लें, एनवायरनमेंट वालों के प्रोटेस्ट देख लें, वहाँ पर रबड़ की गोलियाँ होती हैं, वाटर कैनन होता है, वहाँ पर बैटन होते हैं, वो बड़े तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। हमारी पुलिस जो है इसको कोई मॉब कंट्रोल करना पड़े, इनके हाथ पाँव सूज जाते हैं, हाथ पाँव ये कांपना शुरू कर देते हैं। आप वैसे थाने में कोई कंप्लेंट लिखवाने चले जाएं तो ये फिरौन बन जाते हैं। उसामा साहब, खुदा का नाम है, ये गवर्नमेंट जो है ये इस तरफ तवज्जो दे। मैं उस्मान बुदार सरकार जो है अगर उनको बाकी तो कामों से तवज्जो मिल जाए, अगर चीनी और शुगर की सब्सिडी से उनको कोई टाइम मिल जाए तो इधर देखिए आईजी तो सोए हुए हैं, वो एक लंबी नींद सोए हुए हैं पूरे इस क्राइसिस में। मुझे आईजी नाम की चीज़ का कोई समझ नहीं आई कि पंजाब में कोई आईजी है या नहीं है। तो ये इस फौज को दोबारा नए सिरे से ट्रेन करने की जरूरत है ताकि ये पब्लिक वेलफेयर के कामों में जो इसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सके। जी। अच्छा, अब इमरान खान साहब के जो अल्फाज हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। उन्होंने कहा है कि पहले रमज़ान में कुछ एहतियात की थी कौम ने, जब पिछला रमज़ान आया था तब शायद खौफ था, लेकिन अब लगता है जैसे लोग थक गए हैं। लेकिन उस वक्त में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं, जिनको NCOC के बाद ब्रीफिंग दी जाती है, एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है, वो कह रहे हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर SOPs पर अमल करेंगे तो फिर हमें शहरों का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, वरना लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा जिस तरह से भारत में सूरत हाल है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और इसीलिए मदद के लिए फ़ौज बुला ली है। तो असद खरल साहब, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो सिविल आपकी जितनी भी इंतज़ामिया थी वो उस तरह काम नहीं कर सकी, वो नाअहली है। फिर देखिए उसामा साहब, नाअहली क्या होनी है? आप मुझे ये बताएं कि अभी जो डोगर साहब कह रहे थे कि 800 पुलिस वालों की हड्डियां टूटी हैं, वो किसकी वजह से? जब आपके वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और IG आपको कह रहे हो कि ना आपको वेपन हमने देना है, ना आपको ये इजाज़त होगी कि आप किसी के ऊपर लाठी बरसाएं, ना आपको ये इजाज़त होगी कि रोड के को बैठा किसी को उठाएं, ना आपको ये इजाज़त होगी कि जो बंदा कानून में हाथ ले रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले।
तो उन्होंने फिर नहते जाके मार ही खानी है, बेचारों ने हड्डियां ही तुड़वानी हैं, और 3-4 लोग शहीद हो गए, पुलिस वाले भी और बाकी लोगों का, और पूरी सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ। खामोश तमाशाई, जब उनको कमांड की तरफ से ये हुक्म था कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ तक कहना, आखिर में कहना शुरू कर दिया गया कि आप घर से जाते वर्दियाँ भी पहनना छोड़ दें और आखिर में स्पॉट पे जाके पहने वर्दी, अपने आप को कैमोफ्लाज रखें ताकि आपके ऊपर हमले ना हो जाए, आपको गन्स इशू नहीं की जाएंगी। तो मामला ये है, उसमें पुलिस जवानों का क्या कसूर है? अभी जो आप कर रहे हैं बात, या वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, मामला ये है, सारा ये जो है ना मामला, ये उसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, हम आम शहरी हैं। उसामा साहब, अगर मास्क लगाना है तो इसमें किसकी हिफाजत है? अगर जो बंदा मास्क लगाएगा कोरोना से उसने बचना है, पुलिस वाले ने तो नहीं बचना, या उसका तो नुकसान नहीं हो रहा, उसका इफेक्टिव वो बंदा है जिस अगर नहीं मास्क लगाता। अगर मास्क लगाता है तो वो बंदा बेनिफिशरी है, अगर वो मास्क नहीं लगाता, इसके बाद अगर सैनिटाइज आप नहीं करते उसका भी आपको नुकसान है, अगर आप समाजी फासला बरकरार नहीं रखते उसका भी आप नुकसान है। अब मुझे ये बताएं कि पुलिस को क्या हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है कि सड़क पे चलती गाड़ियों को रोक के पुलिस ये इंश्योर कर सके कि जनाब आपने मास्क नहीं लगाया, गाड़ी साइड पे कर दे? कोई आवाम ये बर्दाश्त हमारे नहीं करेंगे, वो कहें जी हमारी मर्जी, हम नहीं लगाते। जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं रोड के ऊपर आके, खैर साहब जो पुलिस वाले साथ में बदतमीजी करते हैं, जो आपको हाथ सारा दिन मोटरसाइकिल में बिठा के चलान करते रहते हैं, वो भी तो है। अच्छा, फिर उसके बाद ये करना चाहिए। आप सुपर स्टोर के अंदर चले जाएं, आप मार्केट्स के अंदर चले जाएं, आप बाजारों में चले जाएं, आप गलियों में जाएं, कहां कहां पुलिस खड़ी होगी? 23 करोड़ आवाम को 3-4 लाख पुलिस जो पूरे पाकिस्तान की है, वो किस तरह कंट्रोल कर सकती है? 3-4 लाख पुलिस 23 करोड़ आवाम को मास्क नहीं पहना सकती। ये आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें भी देखना है कि इसमें हमारा फायदा है, हमारी जिंदगियां जो है वो खतरे में है। तो हर घर में, अपने घर में, अपने तौर पर, हर जगह पर, हर सतह पर कानून का ख्याल रखना कानून पर फर्द की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जहां कानून तोड़ा जा रहा हो तो उसी लिए पुलिस और इंतजामिया होती है कि उस पर फिर वो रोके और सजा दे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, असद उमर साहब जो NCOC की सरबराही भी करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो अभी कर लें। ये बात बहुत दुरुस्त है, ये ना हो कि आखिरी दिनों में फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाए। तो ये बड़ी एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।